हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है हिंदी बी, उसके यूनिट नंबर फर्स्ट का हमारा जो बी पार्ट है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कोई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में, जिसमें हमारे 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। इन 5 चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिससे आदिकाल के परिचय के बारे में बात करेंगे। चैप्टर सेकंड में भक्ति काल के परिचय के बारे में। चैप्टर थर्ड में रीति काल के परिचय एंड चैप्टर फोर्थ के अंदर आधुनिक काल के परिचय के बारे में बात करेंगे। चैप्टर फिफ्थ के अंदर गद्य विधाओं के बारे में समझेंगे। तो इन तीनों चैप्टर्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये 5 चैप्टर इसको कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, शॉर्ट में इसको कवर कर लेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट को सबसे पहले हम करेंगे। तो चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है आदिकाल के संक्षिप्त परिचय के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि हिंदी साहित्य का जो विकास है ना, वो इन 3 कालों में ही विभाजित हुआ था। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। तो इनमें जो है वो आदिकाल वो सबसे प्राचीन और प्रारंभिक काल माना जाता है। इसी काल में साहित्य रचा गया था और इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश से ही विकसित हो रही थी। और इस टाइम मतलब इसलिए इसके अंदर सरलता आपको कम दिखाई देती है। इसमें रचा गया था और ये जो भाषा उस टाइम में थी ना, वो अपभ्रंश से विकसित हो रही थी आदिकाल के समय में। आदिकाल को मुख्यतः वीर गाथा और धार्मिक ग्रंथों का युग भी कहा जाता है। आदिकाल के विभाजन के बारे में आप समझेंगे तो विद्वानों ने आदिकाल की जो समय सीमा है ना, वो अलग अलग रूप से मानी है। मतलब कुछ विद्वान अलग डेट्स बताते हैं तो कुछ अलग, लेकिन जो सामान्य सब लोग मतलब एक डेट मानते हैं वो 1050 ईस्वी से लेके 1375 ईस्वी तक इसका माना जाता है। तो इस अवधि को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वीर रस प्रधान, जो वीर रस है वो इनकी रचनाओं में प्रधान है। भाषा इस टाइम में अपभ्रंश से विकसित हो रही थी, प्रारंभिक हिंदी जिसको बोलते हैं। आदिकाल के नामकरण के बारे में बात करेंगे तो आदिकाल के नामकरण से बताया कि इस काल को 3 नामों से जाना जाता है: आदिकाल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल। अब आदिकाल इसलिए क्योंकि ये जो है हिंदी साहित्य का सबसे पहला काल माना जाता है, इसका नाम है आदिकाल। और इसको वीरगाथा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साहित्यों के अंदर अधिक आपको साहित्य, युद्ध, पराक्रम और शौर्य के वर्णन के रूप में ही इनकी जो रचनाएं हैं, जो काव्य हैं, जो कविताएं हैं, वो इसी रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए इसका नाम वीर गाथा काल रखा गया था। एंड प्रारंभिक काल क्योंकि ये जो हिंदी साहित्य का सबसे आरंभिक चरण है, इसलिए इसको प्रारंभिक काल भी कहते हैं। तो आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में समझेंगे तो इसकी जो राजनीतिक परिस्थितियां, इस समय में भारत में राजपूत शासक इन सभी का शासन हुआ करता था। लगातार युद्ध और संघर्ष हुआ करते थे। साहित्यों में युद्ध और वीरता की जो कथाएं वो इनके अंदर अधिक रची गई। तो ये इनके राजनीतिक वर्ण के बारे में बताया। अब इनके धार्मिक जो परिस्थितियां ये थी कि धर्म का लोगों के जीवन में गहरा एक प्रभाव वो था, जहाँ पर हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सबके अनुयायी साहित्य से जुड़े हुए थे। संत, कवि और भक्तों ने भी धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं शुरू कर दी थी। सामाजिक परिस्थितियों के अंदर समाज में जाति और वर्गों में ही बटा हुआ था। वीरता और युद्ध को समाज में समान की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्रियों की स्थिति सामान्य कमजोरी हुआ करती थी। उन्हें युद्ध और राजनीति में स्थान नहीं दिया गया था उस टाइम में। साहित्यिक परिस्थितियों के अंदर तो साहित्य ने मुख्य वीर गाथा और धार्मिक काव्यों पर ही आधारित हुआ करती थी। भाषा ये अपभ्रंश से निकली हुई थी, इसलिए शुद्धता और व्याकरणता इस टाइम में अपभ्रंश के अंदर कमजोर हुआ करती थी। रचनाएं अधिकतर मौखिक परंपरा में ही हुआ करती थी और उन्हें गायक लोग सुनाकर बताया करते थे। ठीक है, तो ये हमारी सामाजिक थी। निष्कर्ष देख लेते हैं इसकी। हिंदी काल जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, जिसके अंदर वीर रस, धार्मिक भावना और समाज की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं वो झलक कर निकलती हैं। क्योंकि आदिकाल के बारे में विशेष रूप से ये बताया जाता है, वीरता के बारे में, युद्ध के बारे में, पराक्रम के बारे में, साहस के बारे में बताया जाता है। तो उस काल में हमारे साहस के बारे में, वीरता के बारे में बात की जाती है, वो आदिकाल ही है।
ठीक है। भाषा पूर्ण रूप से इस टाइम में इतनी विकसित नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम में जो भाषा है ना वो अपभ्रंश से निकल रही थी, तो उस टाइम में हमारी व्याकरण, हमारी शब्द इतने भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे। लेकिन जो साहित्य की नींव है ना वो रखी जा चुकी थी उस टाइम पीरियड में। ये जो काल है हिंदी साहित्य के इतिहास में बुनियादी और धारशील माना जाता है। ठीक है, तो हमने आदिकाल का नामकरण के बारे में, विभाजन के बारे में, साथ में उनकी परिस्थितियों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, उसकी राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ। आपने सारे पढ़ लिए होंगे। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होता तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक बुनियाद बनाता है हमारे हिंदी साहित्य के अंदर। आदिकाल सबसे प्रारंभिक काल ये माना जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में, भक्ति काल के परिचय को समझेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य है उसका दूसरा महत्वपूर्ण काल कौन सा है, भक्ति काल। इसकी जो समय सीमा है वो लगभग 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल के अंतर्गत आपको भक्ति आंदोलन के बारे में, धार्मिक पुनर्जागरण का एक योग माना जाता है। तो भक्ति कालीन साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य है ईश्वर भक्ति और समाज में सुधार करना, ये हमारे भक्ति काल साहित्य का उद्देश्य था। भक्ति काल की परिस्थितियां, तो इसकी धार्मिक परिस्थितियां देखोगे तो इस समय में धर्म में कई तरह की क्रूतियां और अंधविश्वास फैल चुके थे, जैसे जाति पाति का, कर्म कांड का, पाखंड का। इन लोगों ने धर्म को एक कठोर बना दिया था। तो भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति सीधे, सरल और प्रेमपूर्ण भक्ति का एक मार्ग सबको दिखाया था भक्ति आंदोलन के थ्रू। राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर इसमें ये हुआ था कि इस टाइम में भारत में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों का शासन था। तो राजनीतिक अस्थिरता और युद्धों का जो दौर जिस टाइम में चल रहा था, जनता को शांति और सहारा भक्ति मार्ग में ही मिल गया था। सामाजिक परिस्थितियों के अंदर समाज जो है वो जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच और असमानता से ग्रस्त हो रही थी। भक्ति आंदोलन ने उनके अंदर समानता और भाईचारे का एक संदेश भी फैलाया था। स्त्रियों और दलितों को भी आध्यात्मिकता का अधिकार मिलने लगा था। तो ज्ञान वर्गीय शाखा के अंदर हम संत काव्यों की बात करेंगे। प्रमुख जो संत कवि हैं इसके कबीर, रैदास, नामदेव, दादू, मूलकदास, संत पीपा, ये सारे इनके प्रमुख संत कवि हैं ज्ञान वर्गीय शाखा के। ज्ञानशील शाखा की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार होते हैं। भक्ति का आधार ज्ञान साधना और मूर्ति पूजा, जाति भेद, पाखंड, इन सभी का विरोध किया जाता है। भाषा इसमें साधारण जनभाषा, दोहे और सखियों का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे प्रेम आश्रय शाखा के बारे में, सूफी काव्यों के बारे में। तो जो सूफी प्रेम उख्यान काव्य है उनकी रचना फारस और भारत के अंदर मतलब फारसी साहित्य में इश्क और ईश्वर भक्ति इन सभी से जुड़े हुए होते हैं। भारत के अंदर जो सूफी कवि उन्होंने प्रेम उख्यान मतलब इश्क या जो काव्य हैं ये सब लिखे थे। जायसी की पूर्ववर्ती सूफी काव्य और प्रेम उख्यान काव्यों में मलिक मोहम्मद, मुंशन्स और कुतुबुद्दीन इन सबों ने प्रेम उख्यान काव्य लिखे थे। जायसी और उनकी कृतियों में मलिक मोहम्मद जायसी जो 1942 और 1540 का इनका टाइम पीरियड था, सूफी काव्यों के एक महान कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां क्या है? पद्मावत। ठीक है, तो इनकी प्रमुख कृति है पद्मावत, जो प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत संगम के रूप में प्रस्तुत हुई है। बात करेंगे कि जायसी के प्रवर्ती सूफी कवि और काव्यों के बारे में, जिसमें आते हैं उस्मान, कुतुबुद्दीन, मंजन, ये सभी। इन्होंने प्रेम और भक्ति को एक साथ सबके सामने प्रस्तुत किया। सूफी काव्यों की प्रवृत्तियां यह है कि प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग ही माना है। संसारिक प्रेम के अंदर आध्यात्मिक प्रेम की भी झलक को बताया गया है। इसमें भाषा मिश्रित हिंदी, फारसी दोनों ही इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। राम भक्ति शाखा के बारे में, राम काव्य के तो भक्ति कालीन राम काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। रामानंद, कबीर राम का निर्गुण रूप है। ठीक है, राम जो काव्य उनकी विशेषता यह है कि राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भक्ति की है। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें जन भाषा के अंदर लिखी गई है, जिसने हिंदी को एक राष्ट्रीय एकता का नाम भी दिया है और भक्ति में प्रेम, नीति और लोक संग्रह की भावना को भी बताया है। कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर जो कृष्ण काव्य के ऊपर है, जो प्रमुख कृष्ण कवि हैं उनका नाम है सूरदास, मीराबाई, नंदनदास, हित, हरिवंश, रसखानी, सारे कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं।
कृष्ण भक्ति जो शाखा है इसकी प्रमुख विशेषताएं ये है कि कृष्ण को प्रेम और मधुमेह का देवता माना जाता है। ब्रज भाषा में काव्य रचना, राधा कृष्ण के प्रेम की लीला का जो भावपूर्ण वर्ण है वो बताया गया, राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं के बारे में बताया है। और भक्त और भगवान के बीच जो मधुर में भावनात्मक संबंध होता है उसके बारे में भी कृष्ण भक्ति शाखाओं की काव्य के अंदर बताया गया है। निष्कर्ष देखते हैं कि भक्ति काल जो है ना वो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है, जिसके अंदर समाज सुधार, ईश्वर भक्ति, समानता और प्रेम का संदेश भी इसी के अंदर हमें मिला है। संत कवियों ने निर्गुण भक्ति दी है और सूफी काव्यों ने प्रेम का मार्ग दिखाया है, और राम और कृष्ण भक्ति ने सगुण भक्ति को लोकप्रिय भी बनाया है। तो जो भक्ति काल उसने हिंदी साहित्य को लोक भाषा और जनमानस के थ्रू उसको जोड़ कर रख दिया है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर सेकंड ही हमारा कंप्लीट हो गया। हम चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं हमारे रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल के संक्षिप्त परिचय को देखेंगे हम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो रीतिकाल है वो हिंदी साहित्य का तीसरे सबसे बड़ा काल माना जाता है। इसकी जो समय सीमा है वो 1700 ईस्वी से लेके 19वीं ईस्वी तक माना जाता है। इसे श्रृंगार और रीति मतलब अलंकार और काव्य शास्त्र इसके अंदर प्रधान युग कहा जाता है। और इस टाइम मतलब इस समय जो साहित्य है वो दरबारी संस्कृति से ही प्रभावित हुआ था। रीतिकाल की परिस्थितियां क्या, तो रीतिकाल की ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि मुगल जो साम्राज्य है मतलब मुगल साम्राज्य जब खत्म हो रहा था उसके बाद ही छोटे छोटे जो राज्य और जो रियासतें हैं उन सभी का उदय होने लगा था। राजा और नवाब अपने दरबारों में कवियों को भी आश्रय देने लगे थे। तो जो साहित्य है वो अधिकतर दरबारी जीवन और विलासिता का वर्णन करने लगा था। सामाजिक परिस्थितियां ये थी कि समाज में विलासीलता, भोगवाद और दरबारी संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ने लगा था। स्त्रियों की जो स्थिति है वो विशेष रूप से काव्यों के केंद्र में ही बनी हुई थी, और समाज के अंदर जो नैतिक मूल्य है उनकी कमी भी देखने को मिली थी। धार्मिक परिस्थितियों में जो भक्ति आंदोलन है उसका प्रभाव कम हो चुका था। लोग धर्म से अधिक अब संसारिक प्रेम के अंदर, विलासीलता की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे थे। साहित्यिक परिस्थितियों के अंदर कवियों ने काव्य शास्त्र, अलंकार, रस, श्रृंगार इन सभी को केंद्र में रखा था, और काव्य जो है वो अधिकतर दरबारी आश्रयों के लिए ही लिखे ही जाते थे। और जैसे भाषा इनकी जो है वो ब्रज भाषा प्रमुख हुआ है। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं प्रवृत्तियां क्या है, तो रीतिकालीन काव्य को दो धाराओं में बांटा गया है, जिसका नाम है रीतिबद्ध काव्य धारा और रीतिमुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंदर काव्य शास्त्र और अलंकार के नियमों से बंधित होते हैं, जबकि रीतिमुक्त काव्य धाराओं के अंदर ये काव्य शास्त्र से मुक्त होकर अपने भाव, अपने जीवन पर केंद्रित जो भी काव्य है, जो रचनाएं उन सभी को लिखने के लिए पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसमें कुछ नियम लागू हैं, उनके नियम पे चल के आपको वो सब लिखने होते हैं। उस मतलब उन नियमों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते रीतिबद्ध काव्य धाराओं के अंदर। तो रीतिबद्ध जो काव्य है उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, तो कवियों ने रस, अलंकार, नायक नायिका भेद पर अधिक काव्य रचा है, जिसके अंदर आपको प्रेम, श्रृंगार यही आपके मुख्य विषय माने जाते हैं। कवि ने काव्य को एक नियमबद्ध और शास्त्रीय रूप देने का भी प्रयास किया है। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां ये हैं कि कवियों ने जीवन, समाज, यथार्थ इन सभी का चित्रण किया है। नैतिक शिक्षा, नीति और संवेदनाओं का इसके अंदर प्रदर्शन भी किया है। तो केवल श्रृंगार तक सीमित ना रहकर मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत किया गया है इसके अंदर। तो रीतिकालीन के प्रमुख कवि उनके काव्य कौन से, तो जो रीतिबद्ध धारा उसके हैं केशव दास, ऋषि प्रिया और चिंतामणि पद्माकर, ये सारे। और रीतिमुक्त काव्य धारा के हैं बिहारी सतसई इनकी प्रमुख है, और भूषण, वीर रस, देव, भवार्थ बोधनी, कनानंद, प्रेम और करुणा। तो इन सभी के काव्य हैं और इनकी सारी कविताएं ये इनकी जो रचनाएं हैं ये प्रसिद्ध है। इन कवियों ने ब्रज भाषा में अमूल्य योगदान दिया था। तो ये सभी हैं, इन कवियों ने ब्रज भाषा के अंदर अपना अमूल्य योगदान भी दिया था। निष्कर्ष ये है कि जो रीतिकाल हिंदी साहित्य का दरबारी मतलब रीतिकाल के आने से दरबारी और श्रृंगार रस इसमें प्रधान का युग बन चुका था, जिसमें एक और तो अलंकार और शास्त्रीय प्रधानता रही थी, वही दूसरी और वो जीवन के यथार्थ को सामने लेकर आया था रीतिकाली। तो ये जो काल है हिंदी साहित्य को रस, अलंकार और शिल्प की दृष्टि से भी सबके सामने इसको प्रसिद्ध करता है, मतलब सबके सामने इनको प्रसिद्ध करके दिखाता है, इसके बारे में बताता है। तो ये हमारे रीतिकाल के बारे में बात थी, एंड चैप्टर नंबर ये हमारा थर्ड था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर फोर्थ की, जिसमें हम बात करेंगे हमारे आधुनिक काल के बारे में। तो जो आधुनिक काल है वो हिंदी साहित्य का नवीन और प्रगतिशील युग माना जाता है, जिसकी समय सीमा क्या है, ये 19वीं ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, जो अभी तक ये टाइम चल रहा है, ये हमारा आधुनिक काल ही चल रहा है।
इस काल के अंदर आपको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, सामाजिक परिवर्तन के बारे में और आधुनिक जीवन मूल्य, उनके प्रभाव के बारे में बताया गया है। साहित्य ने समाज को जागरूक किया है। स्वतंत्रता और प्रगतिशील जो विचार है वो हमारे साहित्य ने ही दिए हैं इस टाइम में, आदिकाल के समय में। आदिकाल उनकी परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं इसमें इस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और स्वतंत्रता आंदोलन ने पूरे देश में तेजी से फैलने लगा था। साहित्यकारों ने राष्ट्रीयता, आजादी और समाज सुधार पर भी काफी रचनाएं लिखी थी, कविताएं लिखी थी। इनके द्वारा वो लोगों को जागरूक करना चाहते थे। और धार्मिक परिस्थितियों के अंदर तो धर्म सुधार के लिए आंदोलन किए गए थे, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सभी का जो प्रभाव है वो अधिक पड़ने लगा था। और अंधविश्वास और रूढ़ियों को इन लोगों ने विरोध किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का भी विकास किया गया था इस टाइम में। सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो ये थी कि समाज में जातिगत जो भेदभाव था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी समस्याएं, इन सभी का विरोध किया गया था। सुधारक और साहित्यकारों ने समानता, शिक्षा, स्त्री मुक्ति पर भी ज्यादा जोर दिया था। तो आधुनिक साहित्य के अंदर सामाजिक यथार्थ और जागरण को भी दिखाया गया था। आधुनिक जो कविता है वो समान परिचय है कि आधुनिक कविताओं ने पुराने ढर्रे को तोड़ दिया था और एक नए विचार को सबके लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। विषय ये थी कि स्वतंत्रता, समाज सुधार और मानवीय संवेदना। और भाषा कौन सी थी इसके अंदर? खड़ी बोली इन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया था। कविताओं में भावुकता होती है, तर्क है, यथार्थ है और सभी ये जो प्रयोग है इसके अंदर शामिल है रचनाओं में और कविताओं के अंदर। भारतेंदु युगीन काव्य धारा की बात करें तो इसका टाइम जो है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक था। इसके जो प्रवर्तक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इन्होंने साहित्य में राष्ट्रीय जागरण को, सामाजिक सुधार और आधुनिक चेतना का भी उदय किया था। इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली हिंदी थी और इनके जो काव्य, नाटक, निबंध, पत्रकारिता, इन सभी का इन्होंने विकास किया था भारतेंदु युगीन काव्य धारा के अंदर। द्विवेदी युगीन काव्य धारा के अंदर तो 1918 से 1936 का टाइम था। इसके प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कविता में इन्होंने नैतिकता, शिक्षाप्रद विषय और सुधारवादी दृष्टिकोण के अपनी रचनाओं में, अपने कविताओं के अंदर ये सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं ये रखे थे। और जो इनकी भाषा थी वो सुसंस्कृत और खड़ी बोली में उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं के अंदर। उद्देश्य इनका ये था कि साहित्य के माध्यम से समाज में सुधार किया जाना चाहिए। छायावादी काव्य धाराओं के अंदर इसका टाइम पीरियड 1918 से 1936। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये इनका विषय ये था कि प्रगति, प्रेम, रहस्यवाद, आत्मानुभूति, ये सारे इनके विषय थे। विशेषता ये थी कि इनकी कोमल भावनाएं, कल्पना, सौंदर्य चित्रण और इसे हिंदी का एक रोमांटिक युग भी कहा जाता है। प्रगतिवाद काव्य धारा की जो 1936 से लेकर आगे तक का टाइम, ये हमारा प्रगतिवाद काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक प्रेमचंद घोषणापत्र है। और समाज की असमानता, गरीबी, शोषण और अन्याय, ये सारे इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं के मुख्य विषय हुआ करते थे। उद्देश्य इनका यही था कि साहित्य को समाज और श्रमिक वर्ग से जोड़ के रखना है। इसके कवि हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, अग्रवाल, दिनकर, ये सारे इनके प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के अंदर जो 1943 से आगे का टाइम है, ये हमारा प्रयोगवादी काव्य धारा का है। और जिनके प्रवर्तक अज्ञ हैं। कविता में नए प्रतीक लेके आना, भाषा और शिल्प का इस्तेमाल करना, व्यक्तिगत अनुभूतियां और आधुनिक जो मनोविज्ञान है उन सभी का चित्रण प्रस्तुत करना। इसके प्रमुख कवि हैं अज्ञ, धर्मवीर भारती और भुवनेश्वर जी। नई कविता के अंदर जो 1950 के आगे का टाइम है वो हमारी नई कविता का ही है। तो नई कविता जो है वो समाज और व्यक्ति की समस्याओं पर ही आधारित रही है, जिसका विषय है कि विभाजन की पीड़ा के बारे में, आधुनिक जीवन की जटिलता के बारे में और अस्तित्व की तलाश के बारे में। ये इनके मुख्य इनके विषय हुआ करते थे कविताओं के, इनकी रचनाओं के। तो भाषा जो है इसके अंदर सहज है, व्यवहारिक है, प्रतीकात्मक भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। कवि हैं अज्ञ, केदारनाथ सिंह, रघुवीर साय, धर्म भारती। निष्कर्ष है कि आधुनिक जो काल है वो हिंदी साहित्य का सबसे समृद्ध और बहुआयामी काल है, जिसके अंदर आप समाज, राजनीति, राष्ट्रीयता, प्रेम, प्रकृति, यथार्थ और आधुनिकता, तो इसके अंदर आपके समाज से जुड़ी चीजें, राजनीति, राष्ट्रीयता और प्रेम, प्रकृति, इन सभी से जुड़ी जो बातें हैं, आधुनिकता, इन सभी का समावेश आपको इसके अंदर आधुनिक काल के अंदर आपके इनकी कविताओं के अंदर, रचनाओं के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो काल है साहित्य को परंपरा से आधुनिकता की ओर लेकर जाता है। ठीक है, तो हमारे 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा 5th चैप्टर है, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। गद्य विधाओं के बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी प्रस्तावना क्या है। मतलब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारा लास्ट चैप्टर है इसका।
तो गद्य विधाओं के अंदर अब गद्य साहित्य का वो रूप है जिसमें विचारों को सरल, स्पष्ट और सीधे ढंग से आप उसको व्यक्त किया जाता है। में जो गद्य का विकास है ना, वो कविता की तुलना से देर से हुआ था। लाइक उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, ये सभी जो है हमारे हिंदी गद्य की मुख्य विधाएं मानी जाती है। इसी के थ्रू हम गद्य साहित्य को परिभाषित भी करते हैं। अब उपन्यास का विकास हम देखेंगे भारतेंदु युग के अनुसार। तो उपन्यास का जो आरंभ है ना, वो 19वीं सदी में स्टार्ट हो गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में उपन्यास जो लेखन है वो स्टार्ट हो गया था। परिहासनीय से लाला श्रीनिवास दास जी को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। द्विवेदी युग के अंदर, तो इस युग में जो उपन्यास है उसका अधिक मतलब इसमें ज्यादा बदलाव है। जो इसकी टाइम के अंदर इसका और भी अधिक महत्व होने लगा था। सामाजिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से इसके जो विषय हैं वो प्रमुख रहे थे। इसके प्रमुख उपन्यासकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी और देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता। ये हमारे द्विवेदी युग की बात की गई। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था भारतेंदु युग के बारे में। अब बात करते हैं प्रेमचंद युग के बारे में, जिसमें जो हिंदी उपन्यास है ना, उसका स्वर्ण युग है और प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। सामाजिक यथार्थ, किसान जीवन और स्त्री समस्या, राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर बात की है। प्रेमचंदोत्तर युग के अंदर, तो प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास में विविध जो प्रवृत्तियां आई, जैसे मनोवैज्ञानिक, प्रयोगवादी और अस्तित्ववादी के टॉपिक्स के ऊपर आपके उपन्यास के अंदर बात की गई है। उपन्यासकार है इसके अंदर अज्ञेय, यशपाल, अमृतलाल नागर, फिर ईश्वरनाथ रेणु और इनकी जो है वो मेला आचार्य है। ये उपन्यास है इनका। कहानी के विकास के बारे में हम समझेंगे तो प्रारंभिक रूप जो अनुवाद युग है, तब हिंदी में जो कहानी का आरंभ है ना, वो अनुवादी और रूपांतरों के रूप से ही हुआ है। मतलब इसकी जो कहानियां है वो बेताल, पच्चीसी, पंचतंत्र का अनुवाद, इन जैसी कहानियों के ऊपर ही स्टार्टिंग हुई है। प्रेमचंद प्रसाद युग के अंदर प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को एक वास्तविक पहचान दी है। कफन, पूस की रात, ईदगाह जैसी कहानियों ने जीवन के सत्य के बारे में और यथार्थ के बारे में भी बताया है। जयशंकर प्रसाद ने उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जो कहानियां उसी के ऊपर लिखी है। वर्तमान युग के अंदर 3 पीढ़ियां हैं। जैसे पहली जो पीढ़ी है वो यथार्थवादी है, अज्ञेय और यशपाल आते हैं इनके अंदर। दूसरी पीढ़ी जो नई कहानियां लेकर आई है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तीसरी जो पीढ़ी है ना, सठोत्री कहानियां से शहरी जीवन के बारे में, अस्तित्व संकट के बारे में, निर्मल वर्मा, दूधराज सिंह जैसी कहानियों के बारे में बात की गई है। हिंदी निबंध के विकास के बारे में बात करेंगे तो जो निबंध है वो विचारों की स्वतंत्र और प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। इसने भारतेंदु ने व्यंग्यात्मक जो इसके अंदर निबंध लिखे हैं। द्विवेदी युग के अंदर वैज्ञानिक और सामाजिक जो निबंध है इसके अंदर लिखे गए हैं। प्रमुख जो निबंधकार है वो रामचंद्र शुक्ल जी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर प्रसाद जी इनके प्रमुख निबंध में आते हैं। अब हिंदी नाटक के उद्भव विकास, तो प्राचीन जो हिंदी नाटक है, जैसे संस्कृत जो नाटक है और लोक नाट्य परंपरा है, वो इन सभी से प्रभावित हुई हैं। जैसे रस, संगीत और नृत्य, ये सभी नाटकों की प्रधानता में रहे हैं। तो आधुनिक जो हिंदी नाटक ऐसे अंग्रेज और पाश्चात्य नाटक के प्रभाव से ही आधुनिक जो हिंदी है वो उसके नाटक का विकास होना स्टार्ट हो गया था। भारतेंदु युगीन नाटक की बात करें तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक भी कहा जाता है। नाटक जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा के बारे में, तो विशेषता यह है कि राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार के बारे में इन्होंने बात की है। वही द्विवेदी युगीन नाटक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नाटक के अंदर नैतिकता, शिक्षा प्रवृत्तियां और ऐतिहासिक सामाजिक विषयों के बारे में बात की गई है द्विवेदी युगीन नाटकों के अंदर। प्रसाद युगीन नाटकों के अंदर जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी नाटक को साहित्यिक ऊंचाई तक पहुंचाया है। इसमें नाटक है इनके चंद्रगुप्त, स्वामिनी, स्कंदगुप्त, और विशेषता यह है कि इतिहास और मनोविज्ञानिक गहराई को इन सभी चीजों का इन्होंने विकास किया है। तो प्रसोत्तर युगीन नाटक के अंदर आधुनिक और सामाजिक यथार्थवादी नाटक के बारे में बताया, जिसके प्रमुख जो लेखक है वो लक्ष्मी नारायण राल है, मोहन राकेश जी हैं। आषाढ़ का एक दिन, ये भी इनका नाटक है। निष्कर्ष, तो गद्य विधाओं में हिंदी साहित्य की जो
हिंदी साहित्य को जीवन की यथार्थता से इसको जोड़ के रखा है और इन्होंने उपन्यास के अंदर समाज का चित्रण करके उपन्यास मतलब समाज के चित्र प्रस्तुत करके आपको उपन्यास के थ्रू बताया गया है। तो कहानी ने जीवन के जो छोटे छोटे अनुभव है उसको प्रस्तुत किया, निबंध ने विचारों को एक नई दिशा दी है और नाटक ने सामाजिक और राजनीतिक के यथार्थ को रंगमंच पर लेकर आई है। तो इन लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है हमारे गद्य विधा के विकास करने में। तो इसी प्रकार जो गद्य हिंदी साहित्य है उसकी ये लोग आत्मा बन गए हैं। शरीर के आत्मा के बिना शरीर बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो वैसे ही इन सभी के बिना हमारे जो हिंदी गद्य है, हिंदी गद्य जो साहित्य है, हिंदी साहित्य का ये जो पार्ट है, इसके बिना ये लोग अधूरे। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर थे जिसको हमने कवर कर लिया है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हम यूनिट 3 की बात करेंगे, सॉरी उस वीडियो में बात करेंगे हम यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, मिलता है हमारी